नमस्ते स्टूडेंट्स, एक बार फिर से सैनिक स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमने जो आवर्तबीजी पादप हैं उनमें निषेचन लिया था कि कैसे निषेचन प्रक्रिया है वो संपन्न हो रही थी। उसमें लिया था कि निषेचन है उसकी खोज है वो स्ट्रासबर्गर ने की थी। और लास्ट हमने लिया था कि दोहरा निषेचन और त्रिकसल्यन क्या होता है। तो दोहरा निषेचन और त्रिकसल्यन है उसमें नवास्चिन नामक वैज्ञानिक ने लीलियम और फ्रेटिलेरिया पादप में इसकी खोज की थी। आज अपना टॉपिक रहेगा भ्रूण पोष। तो देखिए अपन बात करें कि दोहरा निषेचन है वो आवर्तबीजी पादपों का प्रमुख लक्षण होता है। अन्य कोई भी पादप वर्ग है वो दोहरा निषेचन नहीं दर्शाता, क्योंकि यहाँ जो प्रक्रिया हो रही है वो प्रक्रिया एक स्टेप वाइज स्टेप हो रही है और इसमें जो विभिन्न संरचनाएं बनती हैं वो आगे के परिवर्धन के लिए अति महत्वपूर्ण होती है। तो देखिए भ्रूण पोष एंडोस्पर्म। हम कह रहे थे ले रहे थे दोहरा निषेचन पूर्व के वीडियो में। तो देखिए दोहरा निषेचन में क्या था कि एक नरयुग्मक प्लस अंडकोशिका, ये तो दोनों संलेहित होकर युग्मनज बना रहे थे, जिसको प्रथम निषेचन या सत्य निषेचन कह रहे थे। ठीक है। फिर प्रागनलिका में दो नरयुग्मक होते हैं, जिसमें एक तो अंडकोशिका के साथ जुड़ जाता है, दूसरा है एक नरयुग्मक है या केंद्रक है वो द्वितीयक केंद्रक। ये द्वितीयक केंद्रक है वो केंद्रीय कोशिका में उपस्थित थे, मतलब दो थे N+N जो जुड़ जाते हैं और द्वितीय केंद्रक कहलाते हैं। तो यहां दो केंद्रक थे N+N, तो 3N ये कहलाया त्रिकसल्यन। यानी कि तीन केंद्रक जुड़ गए इसलिए ये त्रिकसल्यन। कभी कभार इसको द्वितीय निषेचन भी कहते हैं, जो असत्य प्रकार का होता है। अब प्रथम निषेचन और त्रिकसल्यन है, उस दोनों को सामूहिक रूप से दोहरा निषेचन कहा जाता है। और ये दोहरा निषेचन है वो आवर्तबीजी पादपों का प्रमुख लक्षण है। आवर्तबीजी पादपों का प्रमुख लक्षण। अन्य कोई भी पादप वर्ग है वो दोहरा निषेचन नहीं दर्शाता है। साथ ही हम बात करें यहां त्रिकसल्यन है। त्रिकसल्यन के दौरान जो प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक बनता है, यानी कि त्रिकसल्यन के दौरान जो बनने वाली संरचना होती है वो संरचना कहलाती है प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक। और ये देखिए त्रिगुणित होती है, क्योंकि इसमें तीन अगुणित केंद्रक भाग ले रहे हैं N N N, इसलिए
त्रिगुणित होती है। जबकि अनावर्त बीजी पादपों में हम बात करें, जो बनने वाला भ्रूणपोष होता है, किसकी बात कर रहे हैं? अनावर्त बीजी, या हम नग्न बीजी भी कह सकते हैं उनको, या जिम्नोस्पर्म भी कहा जाता है उनको। तो उनमें भ्रूणपोष है वो अगुणित होता है, यानी कि आवर्त बीजी में तो त्रिगुणित, अनावर्त बीजी में अगुणित, क्योंकि ये निषेचन से पहले बनता है, निषेचन से पहले, और यहां जो बन रहा है वो निषेचन के बाद बन रहा है। तो इसमें हम ले रहे थे तो अपना टॉपिक जो ले रहे थे वो है भ्रूण पोष। अब भ्रूण पोष में देखिए, जो आवर्त बीजी पादपों में त्रिक संलयन के बाद प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। ये बन रहा था यह त्रिगुणित होता है। कैसा होता है? त्रिगुणित होता है, क्योंकि ये निषेचन के बाद में बनता है। जो यूं कहें कि दोहरा निषेचन और त्रिक संलयन है, उसके फलस्वरूप त्रिगुणित जो भ्रूणपोष है उसका निर्माण हो रहा है। ये भ्रूणपोष आगे विकसित होने वाले, परिवर्धित होने वाले भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है। तो भ्रूणपोष है, विकास प्रक्रिया के आधार पर भ्रूणपोष है, उसको 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं, या 3 प्रकार के होते हैं। विकास प्रक्रिया के आधार पर भ्रूणपोष 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि आवर्त बीजी पादप होते हैं, उनमें भ्रूणपोष है वो 3 प्रकार का होता है। देखिए कौन कौन सा, यानी कि भ्रूणपोष विकास प्रक्रिया, और उस विकास प्रक्रिया के आधार पर ये हैं वो कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक है केंद्रकीय भ्रूणपोष, दूसरा कोशिकीय भ्रूणपोष, और तीसरा माध्यमिक या हेलोबियल भ्रूणपोष। यानी कि हम ले रहे थे जो आवर्त बीजी पादप थे, आवर्त बीजी पादपों में त्रिक संलयन क्रिया से, कौन सी क्रिया से? त्रिक संलयन क्रिया से प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। और ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है त्रिगुणित होता है, यानी गुणसूत्रों की संख्या 3n होती है।
फिर ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, इसमें विभाजन होगा, विकास होगा, और उस विकास क्रिया के आधार पर, इस विकास क्रिया के आधार पर भ्रूणपोष हैं वो आवर्तबीजियों में कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। उनमें ये 3 प्रकार में देखिए, केंद्रकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष, और एक इनका मिला जुला रूप माध्यमिक या हेलोबियल भ्रूणपोष होते हैं। अब हम आगे लेते हैं कि ये जो तीनों प्रकार के भ्रूणपोष होते हैं, ये भ्रूणपोष है, इनका परिवर्धन कैसे होता है, क्या क्या लक्षण है, आवर्तबीजियों में किन किन कुलों में ये पाए जाते हैं, इनका हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो पहला हम लेते हैं केंद्रकीय भ्रूणपोष। केंद्रकीय भ्रूणपोष, देखिए केंद्रकीय भ्रूणपोष की हम बात करें तो इस प्रकार के भ्रूणपोष में क्या होता है, यानी कि त्रिकसलेन से जो संरचना बन रही थी वो था प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में केंद्रक विभाजन होता है, तो बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं, लेकिन केंद्रक बन रहे हैं, उनके चारों ओर भित्तियों का निर्माण नहीं हो रहा होता है, अर्थात मुक्त रूप से केंद्रक विभाजन होता है, तो बहुत सारे केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। तो परिवर्धन प्रक्रिया के दौरान जो मुक्त रूप से केंद्रक विभाजन हो रहा है, भ्रूणपोष में बहुत सारे केंद्रक हो जाते हैं, तो इस प्रकार के भ्रूणपोष को केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं। समय के साथ साथ बाद में इन केंद्रकों के चारों ओर भित्ति का निर्माण हो जाता है, अर्थात मतलब कोशिकाएं बन जाती है, तो केंद्रकीय भ्रूणपोष है वो कोशिकीय भ्रूणपोष में बदल जाता है। आवर्तबीजी पादपों के लगभग 56 यानी कि 56% जो कुल है उनमें केंद्रकीय प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। जैसे नारियल, हम कच्चा नारियल लेते हैं, कच्चा नारियल का जो उसमें पानी सदृश, सफेद पानी सदृश जो पदार्थ होता है वो केंद्रकीय भ्रूणपोष का उदाहरण है, उसको हम तरल भ्रूणपोष भी कहते हैं। तो कच्चा नारियल है वो केंद्रकीय भ्रूणपोष या तरल भ्रूणपोष का क्या होता है, उदाहरण होता है। तो इसमें देखिए इस प्रकार के भ्रूणपोष परिवर्धन में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में मुक्त केंद्रक विभाजन होता है। परंतु भित्तियों का निर्माण नहीं होता है। ये बनने वाले केंद्रक परिधि की ओर व्यवस्थित होते हैं, परिधि की ओर व्यवस्थित होते हैं।
मध्य में बड़ी रिक्तिका उपस्थित होती है। बाद में इन केंद्रकों के चारों ओर भित्तियां बन जाती हैं और यह कोशिकीय भ्रूणपोष में बदल जाता है। कोशिकीय भ्रूणपोष में बदल जाता है। इस प्रकार का भ्रूणपोष आवर्तबीजी पादपों के 56% कुलों में उपस्थित। कितने प्रतिशत कुलों में? 56% कुलों में उपस्थित। जैसे हम बात करें कि त्रिक संलयन के दौरान ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बन रहा था। कैसा था? 3n। अब ये विभाजित हुआ, केंद्रक विभाजित हुआ, बहुत सारे केंद्रक बनते गए और ये केंद्रक बनते तो गए, लेकिन देखिए इनमें क्या नहीं हुआ? भित्तियों का निर्माण नहीं हुआ। मुक्त केंद्रक विभाजन हुआ लेकिन भित्तियों का निर्माण नहीं हुआ और बनने वाले केंद्रक किधर की ओर व्यवस्थित हो गए? परिधि की ओर। तो ये केंद्रक विभाजित हुआ, बहुत सारे केंद्रक बने और ये केंद्रक है वो परिधि की ओर क्या हो गए? व्यवस्थित हो गए। परिधि की ओर व्यवस्थित हो गए। मध्य में इनके क्या पाई जा रही है? रिक्तिका। यानी कि ये तो क्या हो गए? केंद्रक। ये यहां जो उपस्थित है वो रिक्तिका और यहां जो पाया जा रहा है ये कोशिका द्रव्य। तो ये है केंद्रकीय भ्रूणपोष। सीधा सा है कि त्रिक संलयन से क्या बना? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जिसमें मुक्त केंद्रक विभाजन हुआ लेकिन भित्ति नहीं बनी तो बहुत सारे केंद्रक बन गए। यानी कि इसमें एक केंद्रक था, बाद में बहुत सारे क्या बन गए? केंद्रक बन गए और वो परिधि की ओर व्यवस्थित हो गए। बीच में एक बड़ी क्या बन गई? रिक्तिका बन गई। बाद में समय के साथ इन बनने वाले केंद्रकों में भित्तियां बन जाती है और भित्तियां बन जाने से ये किस में बदल जाता है? कोशिकीय भ्रूणपोष में बदल जाता है। और हम देखें तो आवर्तबीजी पादपों के लगभग 56% कुलों में किस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है? केंद्रकीय भ्रूणपोष पाया जाता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो नारियल वाला है, कच्चा नारियल, वो केंद्रकीय भ्रूणपोष या तरल भ्रूणपोष का उदाहरण है। जैसे इंपॉर्टेंट बात लें, कच्चा नारियल केंद्रकीय भ्रूणपोष का उदाहरण है।
इसमें जो दूधिया तरल होता है, दूधिया तरल में केंद्रक तैरते रहते हैं। इस भ्रूणपोष को तरल भ्रूणपोष भी कहते हैं। यानी कि कच्चा नारियल है, उसमें केंद्रीय भ्रूणपोष तो होगा ही होगा, लेकिन जो तरल भरा होता है उसमें केंद्रक तैरते रहते हैं, इसलिए इस भ्रूणपोष को क्या कहा जाता है? तरल भ्रूणपोष। तो ये तो था केंद्रीय भ्रूणपोष। दूसरा जो भ्रूणपोष होता है वो होता है कोशिकीय भ्रूणपोष, सेलुलर एंडोस्पर्म। देखिए, इस भ्रूणपोष की हम बात करें तो जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है उसमें प्रत्येक केंद्रक विभाजन के बाद भित्तियों का निर्माण हो जाता है, और भित्तियां निर्मित हो गई तो कोशिकाएं हैं वो बन जाती है, इसलिए इसको कोशिकीय भ्रूणपोष कह दिया। साथ ही ये वाला जो भ्रूणपोष है इसमें चुस्कांग उपस्थित होते हैं, और ये चुस्कांग आसपास की कोशिकाओं से पोषण है उसको अवशोषित करते हैं, खाद्य सामग्री या भोजन को अवशोषित करता है और भ्रूण को देता है, ताकि भ्रूण है उसका आसानी से परिवर्धन होता रहे। ये भ्रूणपोष है वो गेमोपोटेली, आवर्तबीजी पादप है, उसके गेमोपोटेली के अनेक सदस्य हैं, जैसे वर्वेशकम वगैरह हैं, उनमें ये उपस्थित होता है। तो आइए हम इसके विशेषताओं के बारे में लेते हैं। इस प्रकार के भ्रूणपोष परिवर्धन में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में प्रत्येक विभाजन के बाद भित्तियों का निर्माण होता है, और बहुत सी कोशिकाएं बन जाती हैं, बहुत सी कोशिकाएं बन जाती हैं, जिसे कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। जैसे हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं इसको। ये था मान लीजिए ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, ये विभाजित हुआ, एक से कितने बने? 2। प्रत्येक विभाजन के बाद भित्तियों का क्या होता गया? निर्माण। ऐसे भित्ति बनती गई, ऐसे। तो भित्ति बनने से इसमें केंद्रक अलग अलग एक दूसरे से सेपरेट हो गए और कोशिका बनती गई। साथ ही यहाँ तो होता है चुस्कांग, यही भ्रूण, और ये जो है वो कोशिका। तो ये कोशिकीय भ्रूणपोष, यानी कि
वहाँ तो हम ले रहे थे, केंद्रीय में तो ले रहे थे, देखिए वहाँ भित्तियाँ नहीं बनी थी, यहाँ क्या बन जाती है, ये भित्तियाँ बन जाती है, जिससे केंद्रक एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, इसलिए ये क्या कहलाता है, कोशिकीय भ्रूण पोष। इसमें हम ले रहे थे कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, प्रत्येक विभाजन से क्या बन रही थी, भित्तियाँ बन रही थी, भित्तियाँ बनने से क्या बन जाती है, कोशिकाएं, और कोशिकाएं बन जाने के कारण ये क्या कहलाया, कोशिकीय भ्रूणपोष। इसमें चुस्कांग उपस्थित होते हैं, जो आसपास की कोशिकाओं से भोजन अवशोषित करते हैं। भोजन अवशोषित करते हैं। तो एक और विशेषता हो गई, देखिए कोशिकीय भ्रूणपोष है, उसमें क्या उपस्थित होते हैं, कोशिकांग उपस्थित होते हैं, या सॉरी चुस्कांग उपस्थित होते हैं, और ये चुस्कांग किसका अवशोषण करते हैं, आसपास की कोशिकाओं से भोजन का। जैसे गेमोपोटेली के सदस्य, आवर्तबीजी पादपों का जो गेमोपोटेली है वर्ग, उसके सदस्य हैं, उनमें वरवेशकम, उसमें इस तरीके का क्या पाया जाता है, भ्रूणपोष पाया जाता है। तीसरा प्रकार का जो भ्रूणपोष होता है वो है माध्यमिक एलोबियल भ्रूणपोष। देखिए इस भ्रूणपोष की हम बात करें, ये यानी कि इस भ्रूणपोष की हम बात करें तो ये केंद्रकीय और कोशिकीय भ्रूणपोष का मिला जुला रूप है, यानी कि दोनों इसमें लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए इसको माध्यमिक या मध्यवर्ती भ्रूणपोष कहते हैं। साथ ही इस प्रकार के भ्रूणपोष की खोज सर्वप्रथम में घास कुल के हेलोबियल गण में इसको खोजा गया था, इसलिए इसको हेलोबियल भ्रूणपोष भी कहते हैं। यानी कि यहाँ प्रथम केंद्रक विभाजन के बाद भित्ति निर्मित हो रही है, और जिससे एक कोशिका छोटी और एक कोशिका बड़ी बन रही है। तो एक जो छोटी कोशिका बन रही है उसमें मुक्त केंद्रक विभाजन होते रहते हैं, दूसरी वाली है उसमें प्रत्येक केंद्रक विभाजन के बाद में कोशिकाएं बन जाती हैं या भित्तियां बन जाती हैं। तो एक साइड में कोशिकीय लक्षण मिलते हैं, एक साइड में केंद्रकीय मिलते हैं, इसलिए इसको मध्यवर्ती या माध्यमिक भ्रूणपोष कह दिया। उदाहरण के तौर पर ये वाला भ्रूणपोष है वो घास कुल के हेलोबियल गण में पाया जाता है। कोशिकीय एवं केंद्रकीय दोनों प्रकार के भ्रूणपोषों के लक्षण मिलते हैं। सर्वप्रथम
इस प्रकार के भ्रूण पोष की खोज घास के हेलोबियल गण में की गई, इसलिए तो ये कहलाया हेलोबियल गण में खोजा गया, इसलिए हेलोबियल भ्रूणपोष कहलाया। और कोशिकीय और केंद्रकीय दोनों गुण मिलने के कारण ये मध्यवर्ती या क्या कहलाता है, माध्यमिक भ्रूणपोष। जैसे इसमें हम बात करें कि ये था, मान लीजिए प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, ये तो भ्रूण हो गया, और ये प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक। अब इसमें विभाजन हुआ तो एक तो छोटी कोशिका बन गई, एक तो क्या बन गई, छोटी कोशिका और एक बड़ी कोशिका। तो छोटी कोशिका है, उसमें तो जो केंद्रक होता है वो मुक्त रूप से विभाजन करता रहता है। तो ये लक्षण तो हो गया केंद्रकीय का। दूसरा, जो बड़ी वाली कोशिका थी उसमें जो केंद्रक था विभाजन हुआ, और प्रत्येक केंद्रक विभाजन के बाद में भित्तियां बनती गई, तो एक प्रारूप हो गया कैसा, कोशिकीय। तो यहाँ देखिए, हम गौर से देखेंगे तो कोशिकीय लक्षण भी है और केंद्रकीय लक्षण भी है, केंद्रक भी पाए जा रहे हैं, कोशिका भी पाई जा रही है, इसलिए इसको कह दिया माध्यमिक भ्रूणपोष। यानी कि हम देखें कि प्राथमिक भ्रूणपोष के केंद्रक में जो प्रथम विभाजन होता है, प्रथम विभाजन हुआ, प्रथम विभाजन होने से एक छोटी कोशिका और एक बड़ी कोशिका बन जाती है। जो छोटी कोशिका बन रही है वो छोटी कोशिका निभाग छोर की ओर होती है, और निभाग छोर वाली कोशिका में मुक्त रूप से केंद्रक विभाजन होता रहता है, केंद्रक बनते रहते हैं, तो वो तो केंद्रकीय हो गया। दूसरा, जो अंडद्वार वाला क्षेत्र है, उधर कोशिका है बड़े आकार वाली, उसमें प्रत्येक विभाजन के बाद में भित्तियां बन जाती हैं, अर्थात कोशिकाएं निर्मित हो गई, तो वो कोशिकीय भ्रूणपोष हो गया। तो एक ही भ्रूणपोष में दोनों भ्रूणपोष के लक्षण, मतलब केंद्रीय के भी मिल रहे हैं और कोशिकीय के भी मिल रहे हैं, इसलिए ये दोनों का मिला जुला रूप होता है, इसलिए इसको माध्यमिक कह दिया। और इसको सबसे पहले गाशकुल में खोजा गया था, गाशकुल के हेलोबियल गण में, इसलिए इसको हेलोबियल भ्रूणपोष कह दिया। तो ये परिवर्धन के आधार पर भ्रूणपोष थे, वो 3 प्रकार के थे, केंद्रीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष और माध्यमिक भ्रूणपोष। अगला बिंदु हम लेते हैं भ्रूणपोष के कार्य। फंक्शंस ऑफ एंडोस्पर्म, फंक्शंस ऑफ एंडोस्पर्म। देखिए, हम बात करें भ्रूणपोष की कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये पदार्थ उपस्थित होते हैं। ये पदार्थ बनने वाले भ्रूण को पोषण देने का कार्य करते हैं, यानी कि जब बीज का अंकुरण होता है
तो नवोद्भिद बन रहा है या भ्रूण बन रहा है, उस भ्रूण को पोषण देने का जो प्रमुख कार्य है वो किसका होता है? भ्रूण पोष का। यानी कि भ्रूण पोष की कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा उपस्थित होती है। जो भ्रूण को या भ्रूण के लिए पोषण का कार्य करती हैं। साथ ही हमने एक कोशिकीय भ्रूणपोष लिया। कोशिकीय भ्रूणपोष में चुस्कांग उपस्थित थे। ये चुस्कांग आसपास की कोशिकाओं से भोजन है उसको अवशोषित कर लेते हैं और फिर भ्रूण को दे देते हैं ताकि उसका विकास हो सके। यानी कि कौन से में? कोशिकीय भ्रूणपोष। कोशिकीय भ्रूणपोष में क्या उपस्थित, कौन सी संरचनाएं थी? चुस्कांग। और ये चुस्कांग आसपास की कोशिकाएं और उन आसपास की कोशिकाओं से भोजन का क्या करती हैं? अवशोषण। और अवशोषण करके किसको प्रदान कर देगी? भ्रूण को, ताकि भ्रूण का क्या हो सके? परिवर्धन हो सके। ये था। और हम देखें तो देखिए जो भ्रूणपोषी बीज होते हैं उनमें बीज अंकुरण के समय नवोद्भिद को पोषण देने का कार्य है वो भ्रूणपोष के द्वारा किया जाता है। तो आज के वीडियो में हमने जो आवर्तबीजी पादप होते हैं, आवर्तबीजी पादपों में भ्रूणपोष है किस प्रकार का होता है? तो त्रिगुणित था। उनमें विकास प्रक्रिया के आधार पर भ्रूणपोष है वो कितने प्रकार का होता है? तो हमने लिया वो 3 प्रकार के होते हैं, केंद्रकीय, कोशिकीय और माध्यमिक। उसके उदाहरण लिए। लास्ट में हमने लिया कि भ्रूणपोष है उसका क्या कार्य है। कार्य के बारे में हमने अध्ययन किया कि इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा होती है जो पोषण का कार्य करती है ताकि भ्रूण को पोषण मिल सके। कोशिकीय भ्रूणपोष में जो चुस्कांग होते हैं वो आसपास की कोशिकाओं से भोजन को अवशोषित कर लेते हैं और भ्रूण को दे देते हैं ताकि उसका परिवर्धन हो सके। साथ ही भ्रूणपोषी बीज होते हैं उनमें बीज अंकुरण के समय नवोद्भिद को जो पोषण देने का कार्य करता है वो भी कौन करता है? भ्रूणपोष करता है। तो ये हमने आज लिया। थैंक्स।